नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 2025 हाई स्कूल एग्जाम करीब है और ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का जल्दी जल्दी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो इस सीरीज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज अंतर के प्रश्न। कुछ अंतर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2019 से 2024 के बीच पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ और अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस आज की क्लास में शामिल होंगे। तो आइए बगैर समय बिताए हम शुरू करते हैं आज की क्लास और आज अंतर के प्रश्नों पर विशेष ध्यान देंगे। आइए शुरू करें। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं एक बात आपसे कह देना चाहती हूँ कि ये वीडियो खास तौर से उन छात्रों के लिए है, छात्र छात्राएं जो बहुत ज़्यादा याद करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा पास हो हाई स्कूल एग्जाम में। इसलिए हमारे पास जो स्लाइड है उसे आपको देखकर डरना नहीं है। उसमें पॉइंट्स 3, 4, 5 अंतर हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाले अंतर बताऊंगी। आपको ज्यादा याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 पॉइंट आप जरूर याद करेंगे हर अंतर वाले प्रश्न से कम 2 पॉइंट, ताकि अगर अंतर वाला प्रश्न आपको आता है एग्जाम पेपर में तो वो जब आएगा तो 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा। तो आप आंसर खाली ना छोड़ दें, क्वेश्चन छोड़ ना दें, कम से कम कुछ लिख कर आए उसमें। और जब हम कुछ लिखेंगे तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भले ही हम बहुत सारे पॉइंट्स ना कर पाए लेकिन कुछ तो जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, अम्ल और क्षार में अंतर आपके पार्ट 2 से है ये प्रश्न। और अम्ल और क्षार में बहुत आसान वाला अंतर मैं आपको बताती हूँ। देखिए कहाँ फोकस करना है वहां मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ध्यान से देखिए कि अम्ल और क्षार में खास अंतर जो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। देखिए अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको पता है। आपने नींबू खाया है, स्वाद में खट्टा होता है, उसके अंदर साइट्रिक एसिड है। इतना आसान सा, ये आप आसानी से याद हो जाएगा। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये आसान सा है, आप सारे पॉइंट मत देखिए लेकिन इसको जरूर देखिए, ये आप लिख पाएंगे। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब ये हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आप इसे याद करें क्योंकि कभी कभी लिटमस पेपर टेस्ट पूछी जाती है। तो नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब इससे एक और फायदा होगा, आपने अम्ल की लिटमस पेपर टेस्ट याद कर ली तो क्षार के लिए उल्टा कर दीजिए, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। बस एक पॉइंट याद किया, दूसरा अपने आप उल्टा करके आप लिख पाएंगे। और अगर इसको भी याद करने में आपको समस्या आती है तो मैं आपको बताती हूँ कि अम्ल के लिटमस पेपर टेस्ट आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप याद कीजिए ABR, ABR, A for acid, B for blue, R for red। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, आपको बस इतना ही याद करना है। तो सबसे पहले अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एक वर्ड याद कर लेना है, क्षार कड़वे होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। बस इतना ही, और आपके लिटमस पेपर टेस्ट के लिए आप ABR याद कर सकते हैं, एसिड ब्लू रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो बहुत आसान है ये आंसर, अम्ल क्षार में अंतर। तो आइए आगे चलते हैं। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के भौतिक गुणों में अंतर। एथेनॉल, नॉल आया है मतलब ये क्या है, अल्कोहल, सबसे पहली चीज। और ओइक आ गया है, अम्ल लिखा हुआ आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अम्ल है, जबकि एथेनॉल अल्कोहल है। तो
एथेनोइक अम्ल में आप वो सारे पॉइंट लिख सकते हो जो आप अम्ल के साथ लिखते हो, वो सारी चीजें अम्ल की एथेनोइक एसिड में देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी स्पेसिफिक हमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में अगर देखना है तो एथेनॉल में एक विशिष्ट गंध होती है और एथेनोइक एसिड में सिरके जैसी, मतलब थोड़ा सा खट्टा नींबू जैसे, और जो सिरका होता है जिसको अचार में डालते हैं वैसी वाली गंध होती है। एथेनॉल का क्वथनांक मतलब जिस पॉइंट पे एथेनॉल उबलने लगे वो है 351 केल्विन, जबकि एथेनोइक अम्ल का है 391 केल्विन। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है और एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। ये है अध्याय 3 से प्रश्न है धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली एक ही बात है, वहां आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि आपसे अंतर भौतिक गुणों में पूछा है या रासायनिक गुणों में। भौतिक गुण आपको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही आप धातु अधातु देखते हैं तुरंत भौतिक गुण में अंतर लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, भौतिक गुण में पूछ रहे हैं अंतर या रासायनिक गुण में। और यह वाकई में आसान है, इसमें 1 2 नहीं, आप 5 अंतर आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन करने कौन से हैं इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सारी धातुएं चमकदार होती हैं लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन फिर ग्रेफाइट और आयोडीन इसके अपवाद हैं। तो ये तो आपको अपवाद के साथ याद कर लेने में फायदा है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। दूसरा, सारी धातुएं कठोर होती हैं लेकिन सोडियम पोटेशियम कठोर नहीं है, और अधातुएं कठोर नहीं होती लेकिन हीरा कठोर होता है जो कार्बन का अपर रूप है। तो एक पॉइंट याद करने से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो जरूर करने चाहिए। अब भौतिक गुण में एक पॉइंट है आघातवर्धनीयता, जो अलग से पूछा जाता है, मतलब पीट पीट कर आप धातु की चादर बना सकते हैं। एक गुण है तन्यता, मतलब इन धातु को खींच के तार बना सकते हैं। ये दोनों गुण अधातु में नहीं होते, है ना। तो ये आप ये 2 पॉइंट्स अलग से याद कर लीजिए। और एक आखिरी पॉइंट, ध्वनिकता या सोनोरसता, आप जब धातु को पीटते हैं तो उससे आवाज आती है, ये गुण भी धातु का है लेकिन अधातु में नहीं मिलेगा। और धातु में भी सोडियम को पीटने से आवाज नहीं आएगी क्योंकि सोडियम धातु जो है वो बहुत मुलायम है, उससे आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अपवाद है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर। रासायनिक गुणों का अंतर आपको निकालना है। तो देखिए, क्या एक चीज हम बहुत अच्छे से पढ़े कि कौन से आयन का निर्माण करती है धातुएं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं तो धातुएं धन आयन बनाती है, मतलब विद्युत धनात्मक होती है, इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए विद्युत ऋणात्मक होती है या ऋण आयन बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है ना, धातुएं बनाती हैं आपके धन आयन और अधातुएं बनाएंगी ऋण आयन। ऑक्साइड, ऑक्साइड पे ध्यान देंगे। ये धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर अपवाद के रूप में आप याद रखेंगे कि एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्षारीय नहीं बल्कि उभयधर्मी है, मतलब अम्ल के साथ क्षार और क्षार के साथ अम्ल जैसा व्यवहार करते हुए आपको दिख जाएंगे। ये थोड़े से अलग हैं, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड अलग प्रकृति के हैं। आइए आगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, है ना। जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। जब आप संरचना सूत्र बनाते हैं तो आप बनाते हैं, जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हो 2 बंधे एक साथ कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे यहाँ दिख रहे हैं 2 बंधे एक साथ कार्बन कार्बन के बीच में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में
कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध और असंतृप्त में डबल बॉन्ड पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। आपके घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप गैस जलाते हैं, उसमें नीली ज्वाला आती है ना, तो उसमें ब्यूटेन है। ब्यूटेन जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो कैसे जलते हैं? नीली ज्वाला के साथ। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे जलते हैं? धुएं के साथ जलते हैं, जैसे कोयला जलता है, लकड़ी जलती है ना। लेकिन कोयला लकड़ी नहीं लिखना इधर, इधर नाम लिखेंगे आप एथीन, है ना। एथीन C2H4 आप पढ़ते हैं संरचना सूत्र में, है ना। एथीन इसका उदाहरण है। ऐसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि असंतृप्त में आप नाम पढ़ते हो एथीन, और उसका संरचना सूत्र और उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आप बनाते हैं। तो आपको सब आता है, बस ध्यान से पढ़िएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध है कार्बन के बीच में और नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, उदाहरण है मेथेन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे और काली धुएं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं, और उदाहरण है एथीन। अगला है रक्त और लसिका में अंतर। यहाँ पे मैं आपको बहुत आसान सा वर्ड बताती हूँ। देखिए, रक्त आपने देखा ही है, किस रंग का होता है? लाल रंग का, है ना। तो रक्त लाल रंग का होता है, कितना आसान वर्ड है। और लसिका में कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होती है। तो रक्त का रंग लाल होता है, तो क्यों होता है उसमें? क्योंकि उसमें क्या है? लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित हैं। जो हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, इसलिए ये कैसी दिखती है? रेड कलर की। तो रक्त लाल है और लाल रक्त कणिकाओं की वजह से लाल है। तो दोनों पॉइंट आपके बहुत अच्छे हैं। तो और लसिका कैसी है? रंगहीन, यानी कि इसमें लाल रक्त कणिकाओं का अभाव है, नहीं मिलती लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी नहीं मिलती। तो बहुत आसान आसान से दो अंतर है। लाल रंग का ऊतक है रक्त और लाल रक्त कणिकाएं इसमें पाई जाती है, जबकि लसिका रंगहीन है और उसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है। बहुत आसान सा। आगे चलते हैं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये देखिए, आप ये मत सोचिए कि इसमें 4-4 5-5 अंतर है और मैं आपको सारे नहीं बता रही हूँ। मैं आपको सारे बता सकती हूँ, लेकिन फिर आप डर जाएंगे कि ये तो बहुत सारा है, कब होगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें बता रही हूँ, जो आपको आसानी से आखिरी समय में एग्जाम के बहुत पास होने के बाद भी आप इजीली याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसको रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज करेंगे तो ये पक्के हो जाएंगे, नहीं तो एग्जाम में एकदम आपको जल्दी जल्दी याद नहीं आती है चीजें, भले ही बहुत सिंपल हो। तो इतना सिंपल आंसर्स है, इनको छोड़ना नहीं है। इसलिए दो दो ही, भले ही आप अगर अभी तक नहीं किए हैं तो भले ही दो दो पॉइंट करें, लेकिन करें जरूर। तो जाइलम, जाइलम तो बहुत आसान है। पौधों में जल का वहन करता है। जैसे जल, जैसे जाइलम। जाइलम जल का वहन पौधों में करता है, और फ्लोएम भोजन का वहन करेगा पादप में, प्लांट्स में। और बहुत आसान सा दूसरा, है ना। जब जाइलम जल का वहन करता है तो ऊर्जा खर्च नहीं होती, जबकि फ्लोएम द्वारा भोजन के वहन में ऊर्जा खर्च होती है। तो बहुत आसान सा है। जाइलम जल का वहन करता है और इस क्रिया में ऊर्जा खर्च नहीं होती, लेकिन फ्लोएम भोजन का वहन करता है और इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, जो एटीपी के रूप में प्लांट में पाई जाती है। तो तीसरा पॉइंट भी आप आसानी से लिख सकते हैं। धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी रक्त को हृदय से शरीर की ओर, यानी कि हृदय से दूर ले जाती है, और शिराएं रक्त को हृदय में एकत्रित करती है, यानी कि हृदय की ओर लाएंगी। ये अगर हार्ट है, ये हार्ट है, तो धमनी ले जाएगी दूर हार्ट से, और शिरा जाएगी हार्ट की ओर लेके ब्लड को। तो बहुत आसान है। धमनी हृदय से रक्त को दूर ले जाती है और शिरा हृदय में रक्त को लेकर आती है।
अब धमनी की दीवारें मोटी होती हैं, बहुत आसान, और शिरा की दीवारें पतली होती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, धमनी में वॉल या कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिरा में वॉल पाए जाते हैं। बहुत आसान। ये तीन छोटे छोटी सी चीजें आपको याद रहेंगी। धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, इसकी दीवार मोटी है और वॉल नहीं मिलेंगे, जबकि शिरा हृदय में रक्त को लाती है, दीवार पतली है और वॉल पाए जाते हैं। आगे देखते हैं द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। द्वि मतलब दो, खंडन मतलब टूटना। तो दो खंडों में अगर कोई जीव विभाजित हो जाए तो आप कहेंगे प्रक्रिया को द्विखंडन, जबकि एक जीव अगर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो आप बोलेंगे कि क्या हुआ, बहुखंडन। तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना देगा। अच्छा, उदाहरण भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, लेकिन उससे पहले द्विखंडन में सिस्ट का निर्माण या दीवार का निर्माण नहीं होता। इतना याद करिए, ऊपर का आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिस्ट या दीवार का निर्माण नहीं होता है, जबकि बहुखंडन में सिस्ट या दीवार का निर्माण होता है। जहां मैं हाईलाइट कर रही हूं, आपने अगर उतना भी याद कर लिया तो आप कुछ ना कुछ मार्क्स लेकर ही आएंगे, आंसर को छोड़ के नहीं आएंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा याद करना है, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा समय लगाइए, आप जरूर बाजी मारेंगे। उदाहरण द्विखंडन के लिए है अमीबा और बहुखंडन के लिए है प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, जिससे मलेरिया हो जाता है। तो द्विखंडन में जीव दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है और दोनों हिस्से नए जीव का निर्माण करेंगे, कोई सिस्ट या दीवार नहीं बनेगी, और इसका उदाहरण है अमीबा। बहु मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे एक ही जीव के, और हर टुकड़ा एक नया जीव बनाएगा, इसे कहते हैं बहुखंडन। और बहुखंडन में सिस्ट या दीवार का निर्माण होता है, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। आगे देखते हैं अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या अंतर है। तो जो क्रियाएं हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं उन्हें हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं ना, जिन्हें आप सोच विचार कर नहीं करते। वे क्रियाएं जो आप सोच विचार कर नहीं कर पाते उन्हें आप कहेंगे अनैच्छिक क्रिया। जैसे हृदय का स्पंदन, हृदय का धड़कना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, इसे कहेंगे अनैच्छिक क्रिया। जबकि कुछ क्रियाएं, रक्षात्मक क्रियाएं जो अचानक से आपके सोचे समझे भी ना हो जाए, है ना, बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के द्वारा हो जाए, तो उसे आप बोलोगे प्रतिवर्ती क्रिया, है ना। जैसे गर्म कप या प्लेट या तवा छू जाने पे आपके हाथ अचानक पीछे हट जाते हैं, ये क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक क्रिया के लिए आपने पढ़ा है कि अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का एक हिस्सा है, नाम है मेडुला। मेडुला करता है नियंत्रण। कौन करेगा? मेडुला। मस्तिष्क में भी स्पेसिफिक नाम है मेडुला, है ना। तो मेडुला करता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जबकि आपकी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। यहाँ मस्तिष्क काम नहीं करता। तो अनैच्छिक क्रिया क्या है? जो आपकी इच्छा से ना हो, वे सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं, और इनका नियंत्रण मस्तिष्क का मेडुला करता है। जबकि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? अचानक होने वाली रक्षात्मक क्रिया है, जिसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। ये क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी, पूछा जा सकता है। तो मैं आपको सिंपल सा छोटा सा पॉइंट बताती हूँ। हीरा बहुत कठोर होता है, ये तो आपने अपवाद में पढ़ा ही है। जब आप धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा कठोर होता है। तो ये पॉइंट वहीं से आप लिख सकते हैं। और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा तो कठोर है लेकिन ग्रेफाइट मुलायम है। दूसरा पॉइंट आप अधातु में पढ़ते हो कि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, तो हीरा भी विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। लेकिन अपवाद में आपने पढ़ा है कि ग्रेफाइट
ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। बस वही पॉइंट लिख दीजिए, आपका ये अंतर भी रेडी हो जाएगा। हीरा कठोर है और ऊष्मा विद्युत का कुचालक है, यानी कि अधातु के गुण हीरे में हैं, लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट है, अधातु में अपवाद, जो मुलायम भी है और विद्युत का सुचालक भी। परागण, परागण और निषेचन में अंतर। तो परागण क्या है? किसी फूल के परागकोश से परागण के परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण। लेकिन नर और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन। ठीक है, तो परागण मतलब क्या? परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, जबकि निषेचन में है नर और मादा युग्मक का संलयन। तो परागण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? बाहरी प्रक्रिया है, बाहरी साधनों की मदद से होने वाली प्रक्रिया, बाहरी प्रक्रिया। लेकिन निषेचन आंतरिक प्रक्रिया है, तो बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है। परागण पहले होता है, ये पहले होने वाली क्रिया है, पहले होती है, और ये बाद में होती है। निषेचन की क्रिया होगी बाद में। ये बाद में होने वाली क्रिया, ठीक है। तो ये बहुत आसान से आंसर है। परागण पहले होता है, निषेचन बाद में होता है। परागण में इधर देखिए आप, निषेचन में युग्मनज बनता है, इधर परागण में अगर आपको युग्मक याद ना रहे तो आप लिख दीजिए कि युग्मनज नहीं बनता है। तो आसान है। आइए आगे चलते हैं। साबुन और अपमार्जक में अंतर। अब यहाँ है ना, बच्चों को याद करने में बड़ी समस्या होती है। तो देखिए सबसे आसान वाला, अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों के साथ झाग उत्पन्न करता है। ये तो आपने देखा है, डिटर्जेंट आप पानी में डालते हैं, बहुत सारा झाग आ जाता है। लेकिन साबुन केवल मृदु जल के साथ झाग बनाता है, कठोर जल के साथ नहीं। ठीक है, अब ये एक और आसान सा, साबुन कठोर जल के साथ अविलय पदार्थ बनाएगा, लेकिन अपमार्जक कठोर जल के साथ अविलय पदार्थ नहीं बनाते। अविलय पदार्थ को ही हम स्कम बोलते हैं। तो यहाँ स्कम बनता है, यहाँ साबुन के साथ स्कम बनेगा और इधर स्कम नहीं बनेगा, है ना, इधर नहीं बनेगा। अपमार्जक स्कम नहीं बनाते ना, तो साबुन अपमार्जक की तुलना में कपड़े अच्छे साफ नहीं करते हैं, और अपमार्जक कपड़े अच्छे से साफ करते हैं। तो ये आसान आसान वाले याद कर लीजिए। ऊपर वाला अगर आपको लंबा लगता है तो परिभाषा है, और लेकिन आपको आसानी से याद होने वाला है नीचे वाला, कि साबुन केवल मृदु जल के साथ झाग देगा, अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों के साथ झाग देगा, है ना। और कठोर जल के साथ साबुन स्कम बनाएगा, अपमार्जक स्कम नहीं बनाएगा, इसीलिए वो कपड़े अच्छे से साफ कर पाएगा। अब आ जाता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन भी पूछा नहीं गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा के रूप में भी आ सकता है और अंतर के रूप में भी, और बहुत आसान है। तो जब आप देखते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, जबकि आभासी होते हैं सीधे। आपने देखा है ना, गाड़ी के कांच में, रियर व्यू मिरर में जो आपको इमेज दिखती है वो आभासी होती है, वो सीधी होती है। जैसे आप घर में मिरर देखते हैं और उसमें अपना फेस देखते हैं, वो इमेज सीधी है लेकिन वो आभासी है। तो सीधी आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब का हम पता कैसे लगाएं? एक तो ये कि वो उल्टा होता है, और दूसरा ये कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत आसान आंसर। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी हमेशा सीधा बनता है और पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। निकट और दूरदृष्टि दोष में अंतर। बहुत आसान, सिर्फ इतना याद रखिए कि जैसा नाम है
ये बिल्कुल उसका उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। और दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई देंगी, पास की नहीं देंगी, है ना। और फिर पूछते हैं निवारण, ये इंपॉर्टेंट, ये निवारण होता है इंपॉर्टेंट। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण आप कर सकते हो अवतल लेंस की मदद से, और दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं उत्तल लेंस की मदद से। बस इतना इतना याद कर लीजिए, बहुत आसान है, 2 पॉइंट्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस नाम का ध्यान रखिए कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तुएं तो दिखेंगी साफ लेकिन दूर की नहीं दिखेंगी, और निवारण है अवतल लेंस। ऐसे ही जब बोला दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदर्शी दोष, तो दूर की तो बढ़िया दिखेंगी लेकिन पास की साफ नहीं दिखेंगी, और निवारण होगा उत्तल लेंस से। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला की परिभाषा तो बहुत आसान है, आपको आसानी से आ जाएगी कि जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर करे, है ना। मतलब एक जीव दूसरे का भोजन हो, जीवों की श्रृंखला है जिसमें एक दूसरे को भोजन प्रदान करते हैं जीव। और खाद्य जाल क्या है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, है ना। कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल बनाती हैं, और उसको आप क्या बोलोगे, खाद्य जाल बोल देंगे, ठीक है। तो ये आसान है, आप चाहे तो खाद्य श्रृंखला का एक चित्र भी बना सकते हैं। और देखिए, उच्च पोषी स्तर के सदस्य निम्न पोषी स्तर वाले केवल एक ही जीव को खाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही एक ही अवेलेबल है खाद्य श्रृंखला में। लेकिन खाद्य जाल में कई जीव, विभिन्न जीव हैं, विकल्प, भोजन के विकल्प पाए जाते हैं खाद्य जाल में, लेकिन खाद्य श्रृंखला में भोजन का विकल्प नहीं है, केवल एक जीव अवेलेबल है। जैसे बकरी है शेर के लिए, तो आपने खाद्य श्रृंखला बनाई, पौधे, बकरी, शेर, तो शेर के लिए तो एक ही भोजन है ना, बकरी। लेकिन खाद्य जाल में ऐसा नहीं है, खाद्य जाल में बकरी भी है, खरगोश भी है, गाय भी है, तो कोई भी चीज चूज करके खाई जा सकती है, मतलब विकल्प उपस्थित है खाद्य जाल में भोजन के। तो बहुत आसान है, खाद्य श्रृंखला जीवों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। खाद्य जाल की परिभाषा, कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। खाद्य श्रृंखला में भोजन के विकल्प नहीं है, केवल एक ही जीव है, और खाद्य जाल में भोजन के कई विकल्प होते हैं। अगला प्रश्न है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, बहुत आसानी से जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाए वे पदार्थ कहलाते हैं आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और जो अपघटित ना हो वो ही कहलाएंगे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो ये हो गया है एक पॉइंट आसान सा, और उदाहरण दे दीजिए। जैसे सब्जी के छिलके, ये उदाहरण हो गया, है ना। पॉलीथीन, ये उदाहरण हो गया, क्योंकि जो चीज सड़ जाती है वो चीज जैव निम्नीकरणीय, और जो चीज नहीं सड़ सकती वो अजैव निम्नीकरणीय। जैसे पॉलीथीन नहीं सड़ेगा, कांच नहीं सड़ेगा, है ना, तो वो सब अजैव निम्नीकरणीय। तो आसानी से आप लिख सकते हो जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, और जो नहीं अपघटित होते हैं वो अजैव निम्नीकरणीय। उदाहरण में जैव निम्नीकरणीय है सब्जी, फल के छिलके, फूल, पत्तियां, पौधे, और कोई भी जीव। और अजैव निम्नीकरणीय में आ जाएंगे पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच, ये सब। तो आज के लिए इतना ही। मेरा ख्याल है कि काफी सारे इम्पोर्टेंट अंतर वाले प्रश्न आपने आज रिवाइज किए, और समय बहुत कम लगा, आधा घंटा भी नहीं लगा। आपने 10 से 12 अंतर के प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं 2019 से 2024 के बीच में, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपने इसमें देखे। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो मुझे बताइए जरूर, मैं आपके लिए और भी ऐसी चीजें लाने की इच्छा रखती हूँ कि कुछ और ऐसे प्रश्न आगे आए जिससे आपको तैयारी में मदद मिले। सिर्फ आधे घंटे का वीडियो है ये, बहुत कम स्लाइड्स हैं, और आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। कम से कम 2 पॉइंट हर अंतर के आप जरूर पढ़ें। ये अगर आप
रोज नहीं देख पाए तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आपने ये रिवीजन कर लिया क्वेश्चंस का, एक छोटी कॉपी में टिक मार्क करके रख लीजिए अपनी भाषा में, आप आसानी से कर पाएंगे और जरूर जीतेंगे। मैं आपके साथ हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपकी एग्जाम के लिए अभी से आपके साथ हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।